नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं दी एक्सीलेंस क्लासेस में। मेरा नाम है नरेश शर्मा और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कुछ परिचित होंगे, कहीं पढ़े होंगे कभी। आगरा में भी मैंने पढ़ाया था कई सारी जगह। और हो सकता है आप में से कई सारे लोग मेरे को नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी आपने मेरी लिखी हुई कुछ पुस्तक पढ़ी होंगी। जैसे संजय पब्लिकेशन का आगरा में मॉडल पेपर्स आते हैं बीए के लिए, एमए के लिए, जिसमें ज्योग्राफी के मैंने लिखे हैं, और जो पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए भी लिखे हैं मैंने। और इसके अलावा मेरी कुछ पॉलिटिकल साइंस पे और ज्योग्राफी पर मार्केट में बुक्स आती हैं संजय पब्लिकेशन के साथ में, मित्तल पब्लिकेशन के साथ में, और द स्टूडेंट एडवाइजर पब्लिकेशन के साथ में। और मैं अगर थोड़ा सा इसमें और बताऊं अपने बारे में, जिससे कि आप थोड़ा सा परिचित हो जाएं कि हम भाई किसके साथ हैं और किसके साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं, किसके साथ हम पढ़ रहे हैं। तो और अगर मैं इसमें थोड़ा सा बताऊं, तो मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया है, यूपी में पीसीएस का इंटरव्यू दिया है, और सीडीएस क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू तक गया हूँ इसमें। और यूपी का कई बार मैंने आरओ एआरओ वाला जो होता है उसमें उसका मैंने मेंस लगा है कई बार। ठीक है। और हम आज इस दी एक्सीलेंस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपके साथ हैं और स्टार्ट किया है आज से हमने हिस्ट्री को। और हिस्ट्री का कौन सा पोर्शन हमने स्टार्ट किया है? मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम स्टार्ट करें कहाँ से? जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है। इसको थोड़ा इसका ज़रा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि बैकग्राउंड में ऐसा क्या रहा। ठीक है। जब इंडिया की हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कई बार हमें सुनने को मिलता है, और यूरोप के लोग जो विशेष करके अंग्रेज जो थे, उन्होंने हमेशा ये कहा कि भारत में तो हम बस यूं ही आए थे, हमारा कोई विशेष पर्पज़ नहीं था, और हम केवल व्यापार के लिए आए थे और हमने तो बस यूं ही कब्जा कर लिया, बाकी हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। ठीक है। तो थोड़ा सा तो हमें ये आइडिया लग जाएगा कि भाई भारत में वो आए तो क्या मतलब अचानक से भारत पर कब्जा कर लिया उन्होंने? एक तो हम ये पॉइंट देख पाएंगे थोड़ा सा। और यूरोप के जो लोग हैं वो इंडिया में आ क्यों रहे हैं, उसका भी तो कुछ कारण होगा ना कि वो आ क्यों रहे हैं। तो उससे बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। आप मेरे सामने देख रहे होंगे वर्ल्ड मैप। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि हम पढ़ तो रहे हैं हिस्ट्री, लेकिन ये ज्योग्राफी की तरह मैप क्यों देख रहे हैं? दोस्तों, हिस्ट्री को जब भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमेशा उसको मैप के साथ पढ़ना चाहिए। यूपीएससी वालों की आदत होती है कि हमेशा इन चीज़ों को क्लियरली पढ़ते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ में। तो आपको भी हम कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाएंगे और आपको बहुत कुछ इसमें नया सीखने को मिलेगा। और मेरा दावा है कि आपके जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होंगे। बाद में आपको फिर लेक्चर के बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये तो सब आप जानते होंगे कि आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वो दौर चल रहा है, आपका ये देखिए कि जो यूरोप वाला एरिया, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है रिनेशा, मीन्स पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या? कि लोग साइंस की तरफ मूव कर रहे हैं और अंधविश्वासों से बाहर निकल रहे हैं। जब अंधविश्वासों से बाहर निकले तो विज्ञान का विकास हुआ। विज्ञान का विकास हुआ तो बड़ी बड़ी मशीन वगैरह का विकास हुआ। जो यूरोप में प्रोडक्शन था, उत्पादन, वो क्या हुआ? बहुत तेज़ी से बढ़ गया। अब उनको चाहिए था क्या? नया कोई मार्केट चाहिए था उस माल को बेचने के लिए। ठीक है। मार्केट में अगर इनको नई मार्केट चाहिए तो केवल यूरोप में तो काम नहीं चलने वाला इनका। इनको क्या चाहिए? नई मार्केट चाहिए। अब इन्होंने स्टार्टिंग में क्या करते थे कि इस साइड में इंडिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में यहाँ के लोग क्या करते थे? व्यापार के लिए आते थे। इसी दौर में हो क्या रहा है? इस दौर में एक नई बात और हो रही है कि जब इस्लाम का उदय हुआ, इधर से अटैक बढ़ना शुरू हुए, तो इस वाले क्षेत्र पर इस्लाम के लोगों का, विशेष करके अरब जो थे, उनका कब्जा हो गया। तो जब यूरोप के लोग इधर से पहले आते थे, अब उनको रास्ता नहीं मिलता था। दूसरी बात क्या थी कि अरब के लोग यहाँ से सामान खरीदते थे, फिर यूरोप वालों को बेचते थे। मीन्स में एक क्या थी? मीडिएटरशिप। ठीक है। और इनको फिर वस्तु क्या कैसी मिलती थी? महंगी मिलती थी। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ के लोग और क्या चाहते थे
कि भाई अपनी जो क्रिश्चियनिटी है उसका भी प्रचार प्रसार दूसरी जगह पर हो, और हम अरब वालों से सामान क्यों खरीदें, हम डायरेक्ट खरीदें कहाँ से, इंडिया से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, थाईलैंड से, इस वाले क्षेत्र से हम क्या करें, डायरेक्ट व्यापार करें। और इस क्षेत्र पर कब्जा किसका हो गया, ये सेंट्रल एशिया वाले रीजन पर, इस पर कब्जा हो गया इस्लाम का, ठीक है, अरब अरब के लोगों का। अब ये इनसे क्या कर रहे हैं, मनमाना टैक्स वसूलते थे। तो जो वस्तु इंडिया में 10 रुपए की थी, यहाँ से 10 रुपए की खरीदते और यूरोप वालों को ही 25 की देते, बाकी बीच में 15 रुपए का ये खा जाते कमीशन। दूसरी बात, यहाँ से इनको निकलने पर भी दिक्कत होती थी, क्यों, क्योंकि उस समय पर क्रूसेड्स चल रहे थे। क्रूसेड्स, धर्म युद्ध जिनको हम कह देते हैं। धर्म युद्ध मीन्स एक तरफ क्रिश्चियनिटी इधर से और इधर से इस्लाम, ठीक है। तो ये जो अरब लोग थे इनको निकलने नहीं देते थे। तो अब यूरोप के लोगों की हो गई मजबूरी कि इनको क्या चाहिए, नया रास्ता चाहिए। अब इस नए रास्ते के लिए यूरोप में क्या हुआ, नए रास्तों की खोज के प्रयास हुए, ठीक है। तो पहली बात हमारी ये क्लियर हो जाती है। अब इसमें हम थोड़ा सा और एक मैप देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता चलता है कि भाई सबसे पहले जो कोई यूरोप से आ रहा है तो वो आ रहा है आपका वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, ठीक है। आप इस पे ध्यान न दीजिएगा कि इसे लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन हाँ आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें क्लियर होगा, और अभी बाद में जब इस स्लाइड चलेगी तो उसमें सब कुछ आपको क्लियर दिखेगा। अब वास्को डी गामा का कई बार रूट पूछ लिया जाता है कि वो किस रूट से आया था, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, वास्को डी गामा का ये जो हमें दिख रहा है ये क्लियर रूट है कि वो ऐसे करके आया था यहाँ, और कहाँ पहुँचा, केप ऑफ गुड होप। कई बार पूछ लेता है केप ऑफ गुड होप कहाँ है, तो अटलांटिक ओशियन में है ये, ठीक है। और ये साउथ अफ्रीका का ये साउथ वाला साइड है, और ऐसे मेडागास्कर होते हुए इंडियन ओशियन होते हुए और कहाँ पहुँचा, कालीकट, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव करते हैं एक एक करके कि ये कब पहुँच रहा है। ये पहुँच रहा है 20 मई 1498 को, और किसकी सहायता से, अब्दुल मदीद मनीद नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक, मीन्स एक जो रास्ता दिखाने वाले गाइड होते हैं, उनकी हेल्प से ये पहुँच रहा है। कई बार पूछा जाता है कि भाई किसकी सहायता से पहुँचा, कब पहुँचा, 1498 में। डेट भी पूछने लग गया अब तो 20 मई को कौन पहुँचा, वास्को डी गामा। और कहाँ से आया ये, पुर्तगाल से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मज़े के साथ पढ़ना है विदाउट टेंशन। और कहाँ पहुँच रहा है सबसे पहले, कालीकट के तट पर, ठीक है। अब जब ये कालीकट में पहुँच गया, तो जब एक बार पुर्तगाली आ गए तो उसके बाद इनका आना जाना स्टार्ट हो गया, और धीरे धीरे करके इन्होंने हिंद महासागर पर, हिंद महासागर तो सब आप देख ही चुके हैं कि हिंद महासागर वाला ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इस पर क्या इन्होंने कर लिया, धीरे धीरे करके अपना कब्जा कर लिया। और जब ये वास्को डी गामा आया तो उसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है वो कि भाई कालीकट में इसका स्वागत किसने किया, ठीक है। तो जो शासक था वहाँ का जमोरिन, उसने इसका क्या किया, स्वागत किया। आपके लिए क्वेश्चन एकदम फैक्ट है, बिल्कुल तैयार हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात पूछ लेता है वो क्वेश्चन में कि कालीकट में जब ये पुर्तगीज लोग आए, पुर्तगाल के लोग आए, ये वास्को डी गामा आया, तो उसका विरोध किसने किया। तो सिंपल सी बात है भाई, अब अगर उनके लिए डायरेक्ट रास्ता मिल रहा है यूरोप के लोगों को, तो विरोध कौन करेगा, अरब के लोग करेंगे, क्योंकि इनकी दलाली खत्म हो जाएगी और डायरेक्ट इनका माल अब यूरोपीय लोग नहीं खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि इंडिया से लेकर के मलेशिया वगैरह साइड से ये उनको यूरोपियन लोगों को बेचते थे, लेकिन अब तो वो लोग डायरेक्ट खरीदेंगे अगर उनके डायरेक्ट रिलेशन हो जाएंगे। तो सिंपल कि पुर्तगालियों का सबसे पहले विरोध किसने किया, अरब लोगों ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे बहुत सारी जगह। अब दूसरी बात करते हैं कि भाई ये कौन सा रास्ता वगैरह और क्या था, कि जो अदन अदन की खाड़ी है वहाँ से मलक्का होते हुए ये लोग कहाँ जाते थे, इंडोनेशिया वगैरह और उस साइड में जापान वगैरह वाली साइड में ये लोग जाते थे, ठीक है। अब इसको हम जरा एक बार मैप पर देख लेते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा रूट था, ठीक है। ये देख लीजिए आप मैप पर, मैंने बड़ी मेहनत से ये सब तैयार किया है जिससे कि आपको क्लियरली याद हो जाए। तो ये रहा आपका एरिया कि गल्फ ऑफ अदन मीन्स ऐसे इस साइड से आया था वो, तो पुर्तगीज मीन्स इधर ही अफ्रीका है आपका, ये वाली साइड अफ्रीका है सारा का सारा, पीछे से इधर से आकर के और ऐसे होते हुए यहाँ पर पहुँचे। और फिर उसके बाद ये लोग जब इनको उधर जाना होता था जापान वगैरह, तो यहाँ से इंडिया और इसके बीच में श्रीलंका के बीच में क्या है, पाक स्ट्रेट, ठीक है। पाक स्ट्रेट होते हुए, ये पाक जल संधि होते हुए कहाँ जाते थे, फिर ये ऐसे जाते थे। इसी को हम आगे देखेंगे अभी और है। अब यहाँ पर आपके पास और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि भाई एक बार बार पूछ लेता है वो कभी कभी कि बाब अल मंडब की स्ट्रेट कहाँ पर है, तो ये रही, ठीक है।
दूसरा कभी कभी पूछ लेता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, तो ये रही आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। और गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी ये रही आपके पास। पर्शियन गल्फ कौन सी, फारस की खाड़ी जिसको हम बोल देते हैं, वो ये रही आपके पास में, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका रेड सी, यही रेड सी है जो इंडियन ओशियन को स्वेज नहर होते हुए कहाँ जोड़ता है आगे, मेडिटेरियन सी, ठीक है, भूमध्य सागर उसमें जोड़ता है ये। चलिए यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट तैयार होगा और ये आपका ये तट हो गया। अभी इनको सबको आपको मैं मैप पे दिखाऊंगा एक एक करके, कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। ये देख लीजिए आप, अब जब वो इंडियन ओशियन से वहाँ से आए, जैसे ये आपका इंडिया और यहाँ से आपका श्रीलंका, इस ये जो रास्ता है ये, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ से होते हुए आते थे, इसको बोलते हैं क्या हम, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। सिंगापुर मलेशिया इस वाले रीजन से और इंडोनेशिया के बीच वाली इस जो रास्ता है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। और इधर फिर ये अपना क्या करते थे, व्यापार करते थे दूसरे देश के लोगों के साथ में। अब कई बार वो यहीं पर कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके पास, वो कैसे कि भाई सुंडा स्ट्रेट कहाँ है, तो ये रही आपकी सुंडा स्ट्रेट, इंडोनेशिया के इन दोनों द्वीपों के बीच में। और एक लोम्बाक स्ट्रेट हो गई आपकी इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या है फिर जो हम देखते हैं, तो नीचे की तरफ है आपका ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, ठीक है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इंडिया का ये वाला पोर्शन, विशेष करके जब पुर्तगीज आए तो ये पोर्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये वाला रीजन है, इस रीजन को हम बोल देते हैं कोंकण कोस्ट, ठीक है। और इसको बोल देते हैं मालाबार कोस्ट। तो ये जो मीन्स गुजरात से गुजरात वाला थोड़ा सा रीजन, थोड़ा कर्नाटक, ठीक है, और आपका महाराष्ट्र से ऊपर ये वाला रीजन गोवा वोवा वाला, इसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं क्योंकि गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। और इस एरिया को बोलते हैं क्या, मालाबार कोस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको अगर लोकेशन पता चल जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें आगे काम आएंगी जब हम हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे तो, ठीक है। अब क्या है कि 1500 ईस्वी के आसपास में भारत की स्थिति क्या थी, थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो जितने भी राजा वगैरह थे उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की थी कि यार ये ओशियन वाला जो एरिया है इस पर कुछ काम किया जाए, अपनी कोई नेवी बनाई जाए, वो सब किसी ने नहीं किया। तो उस वजह से हमारे जो वाटर बॉडीज़ थी, मीन्स ओशियन वाले किनारे थे, ठीक है, वो सब हमारे असुरक्षित हो गए। और ये सब उन्होंने क्या क्या कर रखा कि अपनी सारी की सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ थी, प्रशासनिक गतिविधियां थी, उनको कहाँ केंद्रित रखा, केवल मतलब मीन्स जमीन वाले एरिया में, बीच भारत के आसपास में, लेकिन जमीन पर पानी पर कभी उन्होंने फोकस नहीं किया। और हम कह सकते हैं कि इसलिए कि महासागर का जो तटीय भाग था हमारी, उसमें आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कैसी नहीं थी, ठीक नहीं थी, सुदृढ़ नहीं थी। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो जो पुर्तगीज आ क्यों रहे हैं भारत में, इनका उद्देश्य पूछ लेता है वो कई बार। तो इसके बेसिकली दो उद्देश्य थे, और वो उद्देश्य कौन कौन से थे। पहला उद्देश्य था कि अरब और जो वेनिस के व्यापारी थे उनके प्रभाव को खत्म करना, क्योंकि ये लोग बीच में दलाली करते थे और उनका व्यापार में लाभ नहीं होता था। दूसरा, अपने ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो पुर्तगाल का एक जो राजा था, हेनरी द नेविगेटर जिसको हम कहते हैं, उसने खूब सारा पैसा खर्च किया, किसके लिए कि भाई आप जाओ खूब खोज करो और क्रिश्चियनिटी का भी क्या करो, प्रचार प्रसार करो दूसरे देशों में जा कर के। तो इसलिए बहुत सारा पैसा उसने खर्च किया, और वो खुद चाहता था कि भाई ईसाईयत का प्रचार हो, जो तुर्क वगैरह अरब के जो लोग हैं उनका प्रभाव क्या हो, कम हो, और प्रभाव किसका बढ़े, क्रिश्चियनिटी को। इसमें जो पोप वगैरह थे उन्होंने भी इसका क्या किया, खूब साथ दिया। ये देख लो आप, ये लगा है पोप वगैरह ने इनका क्या किया, खूब साथ दिया। अब होता क्या है कि वास्को डी गामा ने कुछ और भी चीज़ें की। वो क्या, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि वास्को डी गामा ने अधिकार प्राप्त किया यहाँ पर व्यापार करने का, किस कहाँ से, किससे, कालीगढ़ के राजा से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा को अधिकार किस राजा ने दिया कि आप हमारे यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, तो किसने दिया, कालीगढ़ के राजा ने, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्या है ये देख लीजिए आप कि अब यहाँ पर एक नया पॉइंट, जब इन्होंने यहाँ पर आने का काम शुरू किया तो भाई अरबों ने विरोध किया, ये हम सब जान ही चुके हैं। और जब वास्को डी गामा यहाँ से गया, ठीक है, तो उसने क्या लेके गया, वो यहाँ से मसाले लेकर के आ, और यूरोप में जब वो वापस गया तो उसको 60 गुना लाभ हुआ। तो सिंपल सी बात है कि जब 60 गुना लाभ ये होगा, दूसरे लोग देखेंगे तो फिर यूरोप से क्या होगी, मीन्स लाइन लग जाएगी। अरे यार, बोला यार इंडिया के साथ व्यापार करने का तो बड़े मज़े की बात है। तो सब के सब लोग फिर इंडिया की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये व्यापार अगर करेंगे तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करेंगे, क्यों,
इधर की साइड में कि भाई कंपनी वगैरह बना करके, कंपनी का मतलब उस समय आज जैसा नहीं होता था, ये सब लोग मिल करके ग्रुप बनाते थे, फिर वो ये व्यापार करने के लिए आगे आते थे। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भाई एक्चुअल में इन ये जो यूरोप के साथ में व्यापार वगैरह की जो स्थिति आई तो कब से स्टार्ट, तो इससे पहले अलेक्जेंडर सिक्स जो था 1453 में ही उसने इधर के लिए एक आज्ञा पत्र दे दिया था कि आप जाइए वहाँ पर व्यापार कीजिए, ठीक है। और एक और हुआ था, कभी कभी पूछ लेता है कि एक अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में इसने भी एक लीडरशिप में एक जहाज़ का बेड़ा आया था पूरा 2 साल बाद, जब ये वास्को डी गामा जब मीन्स इंडिया आ चुका था तो उसके बाद ये लोग भी इंडिया आए थे, ठीक है। ये भी हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अब कई बार वो पूछ लेता है कि वास्को डी गामा भाई दोबारा कब आया, तो 1502 में भारत आया दोबारा। जब एक बार चला गया तो फिर वहाँ पे अपने माल को भेजने के बाद फिर से ये आया। हालांकि मैं एक दिन सोच रहा था अभी 1-2 दिन पहले कि यार अगर ये वास्को डी गामा शादीशुदा होता तो ये खोज नहीं कर पाता। क्यों? इसकी पत्नी इससे इतने सवाल पूछती, जैसे कि नॉर्मली पत्नियां सवाल पूछती हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, कब आओगे लौट करके, फ़ोन करते रहना, तुम ही क्यों जा रहे हो खोज करने के लिए, हैं दूसरे लोग क्यों नहीं करते खोज। तो इस तरीके के सवाल ये पूछती तो ये लोग नहीं कर पाता, ये खोज नहीं कर पाता, ठीक है। शादीशुदा नहीं था, छुट्टा सांड था, इसीलिए क्या कर पाया ये खोज कर पाया, ठीक है। और इसके बाद तो फिर भाई इनकी आगमन शुरू हो गया और फिर मामला हम पहुंचते हैं कहाँ पर कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित कर दी। हालांकि इसको जमहूरियत ने बाद में बंद कर दिया था क्योंकि इनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो ठीक नहीं थी, ठीक है। अब ज़्यादातर कभी पूछ लेता है कि भाई इनका मेन व्यापार किसका था, तो एक तो काली मिर्च का था, इसको ब्लैक गोल्ड भी कह देते हैं कभी कभी, ब्लैक गोल्ड काला सोना ये कह दिया जाता है। और भी अन्य मसालों का यहाँ पर ये क्या लोग करते थे, स्टार्टिंग में व्यापार करते थे। अब आपको एक बार सोचने में आ रहा होगा यार काली मिर्च का क्या व्यापार कर रहे हैं, तो देखो उस समय पर रेफ्रिजरेटर वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, ठीक है। होता क्या था, सर्दियों में जानवर तो मिलते नहीं थे मारने खाने के लिए, और यूरोप वाले जो एरिया है ऊपर उसमें पड़ती है ठंड बहुत ज़्यादा, तो ये लोग क्या करते थे सर्दियों की स्टार्टिंग में जानवरों को मार करके रख लेते थे और उन पर काली मिर्च और मसालों को लेप करके उनका लेप लगा करके रख लेते थे, और पूरी सर्दियाँ उनको निकाल क्योंकि बर्फ़ में दबा देते थे, फिर उसको ख़राब नहीं होता था उससे। एज ए मतलब डिइन्फेक्टेंट की तरह, डिसइन्फेक्टेंट की तरह काम करती है काली मिर्च और ये सब मसाले, तो उनको खाते रहते थे, इसलिए काली मिर्च की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कहाँ, यूरोप में, ठीक है। चलिए, तो फिर इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी वगैरह भी बनाई कोचिन के पास, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं ज़रा, ध्यान से रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम्स में। और दूसरी फैक्ट्री कहाँ बना रहे हैं, 1505 में दूसरी फैक्ट्री बना रहे हैं कन्नूर में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी किन की, कि ये पुर्तगाल के जो लोग थे उनके वायसराय कौन कौन थे, कभी कभी उनका पूछ लेता है वो कि यहाँ के वायसराय वगैरह कौन थे पुर्तगालियों के। तो पुर्तगीज़ का, पुर्तगालियों का कुछ भी करो, पहला मीन्स वायसराय कौन था, तो पहला वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये कई बार ये क्वेश्चन आया, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, और उसमें भारत में अपना मीन्स जो प्रभाव स्थापित करने के लिए क्या किया, एक पॉलिसी लेकर के आया, ब्लू वाटर पॉलिसी, मीन्स शांत जल की नीति, मीन्स पूरे उस इंडियन ओशियन अरब सागर वाला एरिया या हिंद महासागर वाले क्षेत्र में इन्होंने अपना कब्जा किया इस पॉलिसी के थ्रू। तो दूसरे लोग जब यहाँ से निकल कर जाते थे तो ये क्या करता था, उनसे टैक्स वसूलते थे ये पुर्तगीज, और खूब मीन्स ऐसे समझ लो टैक्स का मतलब उस समय क्या था, ऐसे समझ लो तुम जो है हफ्ता वसूली, हफ्ता वसूली होती थी इनकी उस समय, कोई जायज़ वगैरह कुछ नहीं होता था। मीन्स क्यों, इनके पास में क्या होते थे, इनके जो पानी के जहाज़ वगैरह होते थे उनमें खूब सारे सैनिक वगैरह होते थे, और जो इनको दिख गया बस लूट मार करी, या तो वो टैक्स दे देते थे, नहीं तो उनको लूट ले लेते थे, ठीक। और इसने और एक क्या काम किया था कि महमूद बेगड़ा नाम का एक व्यक्ति था, मिस्र का मीन्स इजिप्ट का, और तुर्की के कुछ शासक थे, उनको भी खूब हरा भरा दिया इन्होंने, खूब मारा। और फिर उसके बाद द्वीप पर उन्होंने क्या कर लिया, अपना अधिकार कर दिया, जो दमन द्वीप वाला एरिया अपना, ठीक है। और जब दीव दमन वाला एरिया उस पर कब्जा हो गया तो फिर तो भाई हिंद महासागर के क्या बन गए, ये पूरे एकदम पावरफुल बन गए, मतलब फिर तो इन्हीं के हिसाब से पूरा इस एरिया में इन्हीं का डंका बजने लगा। और उसके बाद आता है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। और ये इतना आगे निकल गया और स्क्वाड्रन कमांडर वगैरह बन करके आया। इसकी मेन पहचान किसके लिए, यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है कि ये वास्तविक संस्थापक था किसका, भारत में पुर्तगीज साम्राज्य का, ठीक है। क्यों इसने ऐसा क्या कर दिया कि बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह, ठीक है, उससे गोवा जीत लिया इसने, गोवा जीत करके और अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट। और फिर क्या कर दिया इसने, और गोवा जीत करके फिर उसको भारत की अपनी राजधानी बना दिया इसने, ठीक है। अब हमने आपको देखा
कि अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापारिक संधि मलक्का, हॉर्मुज, अभी आपको दिखाए थे मैंने, ठीक है, वहाँ पर पूरे इस एरिया में इसने क्या कर लिया, कब्जे कर लिया। और बाद में जो विजयनगर था, ठीक है, वहाँ का शासक कौन था, कृष्णदेव राय, उसने इनको भटकल वाले एरिया में दुर्ग बनाने की क्या दे दी, अनुमति दे दी। अब विजयनगर की बात आई है तो थोड़ा यहाँ पर समझ लो भाई, मैं तो जो है थोड़ा अराउंड लेकर के चलता हूँ थोड़ा सा। तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी, एक तो हरिहर थे और एक थे बुक्का। ये प्रश्न कई बार आया है, ठीक है। तो दो चीज़ आपको यहाँ पर तैयार हो गई कि विजयनगर का साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अल्बुकर्क और किस लिए जाना जाता है कि इसने क्या कहा कि भाई पुर्तगालियों तुम क्या करो, भारत की स्त्रियों से शादी करो और यहाँ बच्चे पैदा करो, ठीक है, जिससे कि यहाँ के लोगों से इसके टर्म्स कंडीशंस वगैरह थोड़े ठीक से हो जाए, यहाँ पर लोग रह सकें। दूसरा, इसने भारत के लोगों को भी सेना में भर्ती किया। अब भारत के लोग तो सदा से क्या रहे हैं, मीन्स अगर मैं कहूँ कई सारे मामलों में मीन्स पैसे के भूखे रहे हैं ज़्यादातर केस में। अब ये कौन थे भारत की ये लोग, ये जो सेना में शामिल हो जाते थे, अंग्रेजों की सेना में ये शामिल हुए, फ्रांस की सेना में तो भारतीय शामिल हुए, मुगलों की सेना में भारतीय शामिल हुए, और भारत के ही लोगों पर जब अटैक होता था किसी राजा वगैरह पर तो ये लड़ते थे। क्यों, इनको पैसा मिल जाता था, मर्सनरीज होते थे सब, तो इनको देशभक्ति वगैरह से कोई मतलब नहीं होता था, ठीक है। इस वजह से भी क्या हुआ, इसमें ये सारी चीज़ें हुई कि भारत गुलाम बन पाया। यहाँ हम मीन्स वनडे एग्जाम्स को ही फोकस करके चल रहे हैं। यहाँ पर हम जो डीप जो मीन्स जैसे कि आईएएस वाला हो गया, पीसीएस हो गया, उन एग्ज़ाम्स को यहाँ पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम क्या करके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जाएंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो मीन्स क्लास हो जाएगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके बाद कौन आया। इस मीन्स अभी जो पहले था उसके बाद जो वायसराय आया हमारे पास कौन, वो था नीनू रूपुना, ठीक है। और इसने क्या कर दिया, कोचीन की जगह गोवा को अपनी अब क्या कर दिया राजधानी। तो इससे पहले वाले ने तो क्या किया था, केवल इसने जो अल्बुकर्क था इसने तो क्या कर लिया था कि गोवा को छीन लिया, ठीक है। लेकिन इसने क्या बना दिया, उसको राजधानी बना दिया, किसकी, अपने जो पुर्तगाल वाले लोगों का जो यहाँ पर एरिया था उसकी। अब मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ देता हूँ ये वाला कि कोचीन को अरब सागर की, और भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कहा जाता है यहाँ। अब आपको सोचना है कि कोचीन को अरब सागर की क्या कहा जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। सोचिएगा, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरी बात क्या, ये और क्या जाना जाता है नीनू दुकुना, कि इसने क्या किया था कि गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, ठीक है, जहाज पर मीटिंग के लिए बुलाया और उसकी हत्या कर दी थी। तो कभी पूछ लेता है कि किन लोगों ने गुजरात के शासक की हत्या की थी जहाज पर धोखे से, तो कौन था ये, नीनू डुकुना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, और पुर्तगालियों का शासन यहाँ तो हो ही गया। अब एक चीज़ और पूछी जाती है कि किसने इस हिंद महासागर में कार्टेज सिस्टम की स्थापना की थी। तो ये कौन थे, पुर्तगाली थे। ये कार्टेज क्या था, वही लाइसेंस था, ठीक है। अभी जो हम बता रहे थे कि ये किसी को निकलने नहीं देते थे, पूरा टैक्स वगैरह वसूलते थे, यही था कार्टेज सिस्टम, जो किसने शुरू किया, इन्होंने पुर्तगालियों ने। कई बार आया ये क्वेश्चन। और ऐसी स्थिति थी इनकी जब स्टार्टिंग में कि अकबर को भी अपने कुछ मैटर्स में मीन्स अकबर को भी ये कार्टेज स्वीकार करना पड़ा, कि अकबर को भी अपने जब जहाज वगैरह उधर कहीं भेजने थे तो कोई व्यापार के लिए मीन्स भारत के जो व्यापारियों के, तो अकबर की भी नहीं चलने दी इन्होंने, पूरे एरिया पर कब्जा कर रखा था, तो टैक्स लेकर के ही भेजते थे। और फारस की खाड़ी में, हिंद महासागर में जगह जगह उन्होंने अपनी क्या बना दी, चौकियां स्थापित कर रखी थी। कहीं से भी कोई निकलेगा भैया पैसा दे के निकलो, मुफ्त में नहीं निकलने देते थे किसी को। तो भारत का फिर एक चीज़ और पूछ लेते हैं कि भारत का जापान के साथ में जो व्यापार की शुरुआत हो रही है उसका श्रेय किसको जाता है, भैया पुर्तगालियों को जाता है। क्यों, मलक्का स्ट्रेट और वहाँ से होते हुए जापान तक क्या करते थे, व्यापार करते थे। एक क्वेश्चन और आपके लिए यहीं पर बता देता हूँ कि पुर्तगालियों को बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर, ठीक है, उस दौर में क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र के मीन्स गुंडा कहा जाता है, गुंडा लुटेरे कहा जाता है। क्यों, ये लूटपाट करते थे इस कार्टेल के नाम पे, ये जो कार्टेल सिस्टम था इसके नाम पे, तो इनको लुटेरा भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कोरोमंडल पोस्ट वगैरह इन सब में अपना वस्त्र का भी व्यापार फिर करने लगे और मसालों वगैरह का भी ये व्यापार करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात होती है कि इन्होंने जो नागपट्टिनम का बंदरगाह था, ठीक है, उसका खूब ये प्रयोग करते थे अपने व्यापार के लिए। और दूसरी बात, एक चीज़ और पूछता है बार बार कि बंगाल में जब इन पुर्तगीज़ ने अपना कुछ स्थापना वगैरह की तो इनको परमिशन किसने दी, तो बंगाल के शासक महमूद शाह ने इनको वहाँ पर, कहाँ पर,
चटगांव में, सतगांव में, जो बंगाल वाले रीजन में आजकल जो बांग्लादेश वगैरह में चले गए, वहाँ पर इन्होंने अपनी अपने व्यापारिक कोठियाँ मीन्स कुछ सेंटर बनाए जहाँ से कि व्यापार कर सकते हैं, और परमिशन किसने दी? महमूद शाह ने। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है भाई, गजब क्वेश्चन है ये, बार बार आता है, हर एग्जाम में पूछ लेता है वो, पीसीएस तक में पूछ लेता है, वनडे एग्जाम में, सुपर टेट, टेट, यूपी पुलिस, दरोगा, इसमें सब में पूछ लेता है कि जो पुर्तगालीज थे किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहते थे भाई? महान बंदरगाह, तो ध्यान रखना, चटगांव, चटगांव का बंदरगाह जो बंगाल, ठीक है, उसको कहते थे ये महान बंदरगाह। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, कि पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से, कहाँ? हुबली, बंगाल, ध्यान कीजिए, वहाँ पर उन्होंने अपना मीन्स सिस्टम तैयार किया और शाहजहाँ की अनुमति से बंदेल में किया। ये इतना डीप तो खैर सुपर टेट वगैरह में तो ये नहीं पूछता है, अदर एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, ठीक है। और मीन्स ये बात तो सारी हो ही चुकी है। अब दूसरी बात आती है कि ये जो पुर्तगीज थे, उन्होंने भारत में ऐसा क्या 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 नई चीज़ क्या दी, और उसके लिए प्रश्न बनता है बार बार, क्या? एक तो आलू ये लेकर के आए, टमाटर लेकर के आए, तम्बाकू लेकर के आए, और जहाज निर्माण शुरू हुआ, और प्रिंटिंग प्रेस। इन क्वेश्चंस को आप स्टार बना लीजिए, ठीक है, कि यहाँ से बार बार ये क्वेश्चन आते हैं कि पुर्तगीज ने भारत को क्या क्या मीन्स इंट्रोड्यूस किया, भारत में शुरुआत की। अब आपके लिए क्वेश्चन और छोड़ देता हूँ कि छोटी मुंबई किसे कहते हैं? गूगल करके बताइएगा कमेंट्स में कि छोटी मुंबई किसको कहते हैं। और जो हुबली है बंगाल, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए। अब एक बात और निकल करके आती है, जो यहाँ से पुर्तगालियों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पुर्तगालियों के आने से भारत में कौन सी कला का विकास हुआ? तो वो थी गोथिक कला, ठीक है, यूरोप की कला का यहाँ पर विकास हुआ। अब जान लेते हैं कि भाई इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक ये सब रहे, और बाद में तो इनके बाद फिर मीन्स डच आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, वो सब आए, और उन्होंने इनको क्या कर दिया? अंग्रेजों ने अंततः इनको रिप्लेस कर दिया। तो इनका रिप्लेसमेंट हुआ क्यों? ऐसे क्या कमी थी? तो पहली बात तो ये धार्मिक रूप से असहिष्णु थे, पूरी क्रिश्चियनिटी चाहते थे, भारतीय व्यापारियों के संग लूटपाट करते थे, तो भारत के राजाओं को भी इनसे चिढ़ हो गई, भारतीय महिलाओं के साथ भी इनका ठीक व्यवहार नहीं था, और मराठों, मुगल, इन सब ने इनका फिर विरोध किया इन कारणों के, ठीक है। तो इंडिया में इनकी ज़्यादा चल नहीं पाई, क्योंकि फिर बाद में अंग्रेज आए और अंग्रेजों से भी इनकी बिल्कुल नहीं पटी। फिर बात करते हैं कि भैया शाहजहाँ ने, कभी पूछ लेता है वो कि शाहजहाँ ने पुर्तगालियों को हुबली से भगा दिया, बहुत मारा यहाँ पे, बहुत कूट कूट के यहाँ से इनको बिल्कुल भगा दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस हुबली वाले रीजन को अपने लूटपाट का अड्डा बना लिया था, यहाँ लूटपाट करते थे सारे के सारे। तो भैया हो शिकायत पहुंची शाहजहाँ के पास, और शाहजहाँ ने भैया अपनी सेना भेजी और उनको मार पीट करके वहाँ से भगा दिया। अब दूसरा काम क्या किया? औरंगजेब से इनका पंगा हो गया था एक मैटर में, तो चटगांव से औरंगजेब ने बहुत मारा इनको, वहाँ से भगा दिया इनको। तो दो क्वेश्चन तैयार हो गए कि भैया हुबली से किसने भगाया? तो शाहजहाँ ने। और औरंगजेब ने कहाँ से भगाया इनको? चटगांव से। किनको? समुद्री लुटेरे। कौन थे समुद्री लुटेरे? यही थे पुर्तगीज, और कोई और नहीं था, ठीक है, इन्हीं को समुद्री लुटेरे कहा जाता है। और दूसरी बात ये आती है कि भारत के साथ जब इन्होंने व्यापार किया तो क्या वस्तु विनिमय का किया इन्होंने, जिसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम ना। तो ये क्या देते थे बदले में? जैसे इन्होंने जो है वस्त्र खरीदे या काली मिर्च खरीदी, तो बदले में अपने यहाँ से सोना चांदी वगैरह लाते थे, और उसके बदले में काली मिर्च वगैरह ले जाते थे। तो इससे खूब सारा क्या हुआ, इंडिया में सोना चांदी वगैरह भी आया, ठीक है। नेक्स्ट, और अनेक बहुमूल्य रत्न वगैरह भी देते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किन किन चीज़ों का निर्यात होता था मालाबार तट से। मालाबार तट आप जानती नहीं हैं कौन सा? जो इंडिया का ये वाला रीजन है, इसको मालाबार तट बोलते हैं, और इस वाले को कोंकण तट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ इसको उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है? पश्चिमी घाट। और ये क्या है आपका? पूर्वी घाट इसको हम बोलते हैं, जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला ये वाला रीजन है, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया है। और इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या चीज़ का? अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील, काली मिर्च, पीपल, लौंग, इलायची, इन सब का व्यापार होता था। और उधर से पुर्तगीज हमारे यहाँ क्या लेकर के आए? जीन्स, जो आज आप पहनते हो, टॉर्न जीन्स लगा रही हैं, फटी हुई फेडेड जीन्स वगैरह, वो सब आ रही हैं, ठीक है। ये हम बात आगे बढ़ाते हैं। और ये सब जो है क्रूसेडो वगैरह, ये सब कितने में खरीदते थे, याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है हमारे लिए। वो क्या क्वेश्चन है कि पुर्तगाल का जो एक गवर्नर था, वो कौन था? अल्फांसो डिसूजा। इसके साथ में एक मीन्स फ्रांसिस
क्या नाम था उसका, जेसुइट संत फ्रांसिस, ठीक है, ये आया था। कई बार प्रश्न पूछता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ ये जेसुइट संत फ्रांसिस आया था, सेंट फ्रांसिस। आपने देखे होंगे कई जगह पर इंडिया में स्कूल चलते हैं सेंट फ्रांसिस के नाम पे, ठीक है, ये इसी के नाम पे। तो सेंट फ्रांसिस आया था, सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये पूरा इसका नाम है, ध्यान रख लीजिएगा। किसके साथ, पुर्तगालियों के साथ। पुर्तगालियों में कौन, अल्फांसो डिसीजा के साथ में, ठीक है। चलिए, अब एक नई चीज़ जो हमारे लिए कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे लास्ट में यहाँ से कौन गया, तो सबसे लास्ट में गए भाई यही पुर्तगाली, ठीक है। गोवा, दमन और दीव, इन पर इन्होंने कब्जा करके रखा, ठीक है। और बाद में फिर 1961 में जब इंडियन आर्मी ने, इंडियन पुलिस ने इन पर जो है अटैक किया, तब ये छोड़ करके यहाँ से भागे। तो इसलिए गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है 19 दिसंबर 1961 को। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये पुर्तगीज लोग ये कह रहे थे कि गोवा हमारा हिस्सा है, देखो यूरोप कहाँ, यूरोप वहाँ ऊपर और यहाँ नीचे इधर इंडिया इतनी दूर, और ये कह रहे हैं कि गोवा भैया पुर्तगाल का हिस्सा है, ऐसे बोल रहे हैं। और इसका समर्थन किसने किया, उस समय पर यूएसए ने समर्थन किया था इनका कि हाँ भैया ये गोवा जो है पुर्तगीज का हिस्सा है। अमेरिका ने इनका समर्थन किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से मीन्स कहते, इसीलिए कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता, सबके अपने अपने क्या होते हैं, हित होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, उनके बेसिस पर काम होता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमारे साथ इतना ही सफिशिएंट है, और अगले में हम फिर इससे अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। आपसे कोई फीस ली नहीं जा रही है, आपको फ्री में ये सब कुछ लेक्चर मिल रहा है, और आपको PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की सीरीज़ में इसमें इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।